वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा डिफरेंट पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। हमने पढ़ा कि टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या है, जी टेस्ट क्या होता है, फिर आपका कोरिलेशन का स्पियर्समैन कार्ल पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट क्या होता है, इन सब टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में डिटेल में। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से आज हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं मान विटनी यू टेस्ट के बारे में, हम पढ़ने वाले विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट के बारे में, हम पढ़ने वाले क्रूस वैलिस एच टेस्ट के बारे में और स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट के बारे में। आज हम इन टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज जो इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हो ये ना सिर्फ आपके नेट जेआरएफ के लिए काम आने वाला है, बल्कि आपके रिसर्च वर्क और इवन आपकी टीचिंग वर्क में भी ये काम आने वाला है। सो आज के लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, अपने नोट साथ के साथ प्रिपेयर करते जाइएगा। एंड चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को दोहरा लेते, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। और इन्हीं सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमने समझ लिया कि क्या होते हैं। आपको पता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूँ। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट हैं, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन एनी अजम्पशन। ये पॉपुलेशन के बारे में नो अजम्पशन, नॉन मतलब नहीं और पैरामेट्रिक मतलब कोई पैरामीटर नहीं है, तो नो अजम्पशन अबाउट पॉपुलेशन। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, या फिर वेयर पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि आपका बेल शेप का कर्व नहीं बन रहा है। तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? अगर ये ऐसा नहीं है तो आप यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो अभी हम समझेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर को ऐसे डिनोट किया जाता है, ये सिंबल है काई स्क्वायर का। सो दिस इज द काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट इज बेसिकली अ डाटा एनालिसिस on the basis of observation of random sets of variable। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप ले रहे हैं दो तरह का डाटा। एक आपने एक्सपेक्टेड डाटा है आपका, ठीक है, जो आपने गेस किया है। दूसरा है आपका ऑब्जर्व डाटा। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड की ऑब्जर्व के साथ कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये किसने दिया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1900 फॉर कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क हियर। कैटेगोरिकल, पहले तो हमें कैटेगोरिकल का मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए। कैटेगोरिकल का मीनिंग है यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा। कैटेगोरिकल का क्या मीनिंग है? यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा की अगर हम बात करेंगे तो हम यूज कर रहे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट को। और अगर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा, या जिसको बोला जाता है कैटेगोरिकल डाटा। ठीक है, तो इट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या करता है? इसका नाम क्या यहाँ पे मेंशन किया गया? इसका नाम मेंशन किया गया पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि इसको डेवलप किया था कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या काम करता है? द काई स्क्वायर टेस्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर देयर इज ए नोटेबल या सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन वन और मोर क्लास और कैटेगरीज। देखिए, दो तरह की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है। एक है आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक है आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, या फिर जिसको बोलते हैं आपकी गेस्ड, या फिर जिसको बोलते हैं जो आपने एज्यूम्ड की थी या फिर एक्सपेक्ट किया था आपने। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दो फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पे ये कंपैरिजन करता है और बोलता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर हाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो आपका नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है।
और अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है दोनों फ्रीक्वेंसी में, देखिए आपने कोई भी रिसर्च शुरू की कैटेगोरिकल वेरिएबल की, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कैटेगोरिकल वेरिएबल यानी कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के ऊपर आपने रिसर्च स्टार्ट की। क्वालिटेटिव वेरिएबल को रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ एज्यूम किया कि इतने परसेंट ये डाटा है, इतने परसेंट ये डाटा है, इतने परसेंट ये डाटा है, और फिर आपने उसको एक्चुअली ऑब्जर्व किया, उसके रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट किया और एक्चुअल फिगर निकाली, और फिर ये जो फिगर निकाली थी आपने उससे कंपेयर किया और देखा कि क्या उनके बीच में डिफरेंस है। हाँ, अगर डिफरेंस है तो आप उसके बेसिस पे नल और अल्टरनेट का डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो वेरिएबल हैं ये आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखिए मैं वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 के बारे में डाटा कलेक्ट करी, ये तीनों वेरिएबल यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने मेंशन किया है, काई स्क्वायर एनालिसिस इज अप्लाइड टू कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड इज स्पेशली यूजफुल व्हेन दोज वेरिएबल्स आर नॉमिनल। नॉमिनल क्या है कि आप उनको एक नाम दे रहे हैं, आप उनको कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, कोई रैंक नहीं दे रहे, आप जस्ट उनको नाम दे रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। नॉमिनल कौन से, वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, लाइक मैरिटल स्टेटस है, जेंडर है, आपका आई कलर है, फिर आप बोल सकते हैं आपकी कास्ट है अलग अलग, ये सब क्या है, दीज ऑल आर नॉमिनल डाटा, इसको नॉमिनल डाटा बोला जाता है, जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंक नहीं, जस्ट आपने आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कुछ नाम यहाँ पे दिया है। तो अगर नॉमिनल डाटा है आपका तो आपका हमेशा काई स्क्वायर टेस्ट ही वहां पे प्रेफरेबल होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए एक बार इसको आगे समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, chi-square test is done to check if there is any difference between the observed value and expected value। ये आपको हमेशा याद रखना है, डिफरेंस ये किसके बीच में डिनोट करता है, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के। तो पहले ओ आगे आएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू बाद में आएगी। द फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है, इसको इस वे में ये फॉर्मूला को लिखा गया है कि आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसमें से आपने माइनस कर दिया आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। इनके डिफरेंस के समीशन का आपने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, फिर उसको आपने डिवाइड कर दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो यहाँ पे मैं आई क्यों ले रही हूँ, आई ये वैल्यूज कितनी भी हो सकती हैं, इसमें एक वेरिएबल की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको आई से डिनोट किया गया है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनका ले लिया आपने समीशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू। के एग्जाम में अक्सर ये मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्ट एमसीक्यू में आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए काई स्क्वायर टेस्ट का, ठीक है। फिर काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करने की कंडीशन क्या क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करने की कंडीशन है कि पहली कंडीशन है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की गई है, यूज की गई है, वो एक मतलब आपके रैंडम बेस पे सेलेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप कोई नॉन रैंडम तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं। आपने जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया है, मतलब जो डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया है, इसको बोलते हैं सिंपली डाटा आपने कलेक्ट किया, वो डाटा आपने रैंडम डाटा कलेक्ट किया होना चाहिए, ठीक है। तो जो एन है आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो 10 से ज्यादा या 10 के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कम से कम 10 होनी चाहिए, कम से कम 10 होनी चाहिए। और ऑल आइटम है वो 50 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ऑल आइटम 50 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आप कितने भी वेरिएबल के रिगार्डिंग यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, 1 वेरिएबल के रिगार्डिंग, 2 वेरिएबल के रिगार्डिंग, 3 वेरिएबल के रिगार्डिंग, तो ये जो डाटा कलेक्ट किया है यहाँ पे, तो इसके रिगार्डिंग कम से कम भी 10 डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से ये 10 डाटा आपके पास हर एक के अंडर होना ही चाहिए। और जो सारी आइटम्स हैं, यानी कि सारी आइटम जो ये है V1, V2, V का जो कलेक्टिव डाटा है, समझो यहाँ पे V4, V5, ये कम से कम 50 से ज्यादा होना चाहिए, बस कम से कम 50 तो होना ही चाहिए, तो तब आप जाके काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आप काई स्क्वायर टेस्ट को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। आपको पता है काई स्क्वायर टेस्ट में आपने ये फॉर्मूला लगाया, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेंसी का समीशन का अपने स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई वैल्यू तो निकल कर आएगी ना, जब ये आप निकालेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आएगी। तो उस वैल्यू को आप
पी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। पी वैल्यू आपको पता है, पी वैल्यू आपकी है टेबल वैल्यू। P इक्वल टू टेबल वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है? बेस्ड ऑन गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये गिवन होता है आपका। तो ये आपकी टेबल वैल्यू ऑलरेडी मतलब टेबल आपको दी हुई होती है, उससे कंपेयर करके आप अपने काई स्क्वायर टेस्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है यहाँ पे। For a chi-square test, a p-value that is less than or equal to the specified significance level indicates sufficient evidence to conclude that the observed distribution is not the same as the expected distribution. देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर p वैल्यू ज्यादा होती है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, हमने पहले भी इसको पढ़ा है, अगर आपकी p वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस आपका क्या बोलता है, ऑब्जर्व्ड और आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन अगर आपकी p वैल्यू लेस है, यही चीज यहाँ पे इसने लिखी है, इफ p वैल्यू इज द लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंस लेवल दैट इंडिकेट द सफिशिएंट एविडेंस, उस केस में क्या है आपका नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल, और इन दोनों के बीच में ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हेयर वी कैन कंक्लूड दैट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन गिवन कैटेगोरिकल वेरिएबल की, जो भी हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल, कैटेगोरिकल का मतलब हमने समझ लिया है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो हमें गिवन है उनके दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आपको समझाने के लिए जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है, तो दैट एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल हमने समझ लिया फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमें सारा काई स्क्वायर टेस्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, एक सर्वे किया गया, अ सर्वे ऑन कार हैज कंडक्टेड इन 2000, तो लिखेंगे हम 21 में किया गया, ये तो बहुत पुराना हो गया, 2021 में किया गया, and determined that 60% of car owners have only one car, 28% have two cars and 12% have 3 or more। तो ये जो डाटा है ना फ्रेंड्स, 60%, 28%, 12%, ये है हमारा एक्सपेक्टेड डाटा, ये हमने एक्सपेक्ट किया है, ये हमने एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, supposing that you have decided to conduct your own survey and have collected the data below, determined whether your data supports the result of the study। अब हमने इसके लिए कुछ डाटा को कलेक्ट किया और हमने देखा कि हमें टेस्ट करना है कि ये जो डाटा हमने एक्सपेक्ट किया था ये हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल कितना लिया, 0.05, यानी कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल लिया हमने। एंड also given that out of 129 car owners 73 have one car, 38 have 2 cars। ठीक है, तो जो बचे हुए हैं उनके पास 3 cars हैं, तो 129 में से ये जब जाएंगे ये बच गए हैं यहाँ पे एक मिनट, हाँ 73 and 38, 73 and 38, 111। तो जो बच्चे हुए हैं उनके पास 3 कार्स हैं, यानी कि 18 लोगों के पास 3 कार्स है। ये हमारा एक्चुअल डाटा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हम नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या है आपका, द प्रोपोर्शन ऑफ कार ओनर विद 1, 2, 3 इज 6.60, 0.28 एंड 0.12 रिस्पेक्टिवली। एंड alternate hypothesis क्या है, the proportion of car owner with 1, 2 and 3 car doesn't match the proposed model, यानी कि इनसे मैच नहीं करता है, यानी कि H0 is not equal to H1। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे सोचा इससे मैच नहीं करता। अब भी काई स्क्वायर टेस्ट लगाना हमें, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। काई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, काई स्क्वायर का दूसरा नाम है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज एप्रोप्रिएट बिकॉज वी आर एग्जाम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल कैटेगोरिकल वेरिएबल। हम यहाँ पे एक कैटेगोरिकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। हम कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर कार ओनर्स के पास कार्स कितनी है, तो एक वेरिएबल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, हमने क्या ऑब्जर्व किया, 73 कार ओनर्स के पास एक कार है,
38 कार ओनर्स के पास 2 कार हैं और बचे हुए 18 कार ओनर्स के पास 3 कार है, यानी कि टोटल हमने 129 पे सर्वे किया, हमारा एन यहाँ पे 129 है। ठीक है, एक्सपेक्ट क्या किया था हमने कि 60% के पास 1 कार है, 28 के पास 2 कार है और 12% के पास 3 कार है, यानी कि इसका ये होगा 129 का हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस करेंगे, आपका 73 में से 77 माइनस किया, आपका -4.4, 38 में से 36 पॉइंट माइनस किया आपने 1.9, 18 में से 15.5 माइनस किया, आपके पास 2.5 आ गया। अब इसका स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद इसको डिवाइड कर देते हैं आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, यानी कि ये जो है अमाउंट फिगर आपके पास आई है, इसको आप डिवाइड करेंगे 77.4 से यहाँ पे, तो ये आपके पास पॉइंट्स में आ जाती है। ये आ गया आपके पास इसका समीशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर डिवाइड बाय ये है ई है सिंपल आई, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, ये आपकी है कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आप देखेंगे इसकी पी वैल्यू किससे चेक करेंगे, हमें पता है पी वैल्यू हम चेक करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसका कितना दिया आपका, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है आपका यहाँ पे 5%, और यहाँ पे हम हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमने 3 ली, 1 कार, 2 कार और 3 कार, हमने 3 क्राइटेरिया लिए हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी हमेशा n-1 आ जाती है। जो ये 3 आपने लिए हैं तो ये आ गई 3 - 1 = 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप देखेंगे 5% एट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो इसकी जो वैल्यू गिवन आएगी हमारे पास टेबल वैल्यू है ये 5.99 है। सो हमें पता है अगर ये आपकी आ गई पी वैल्यू, अगर पी वैल्यू ज्यादा है तो आप किसको एक्सेप्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को। अगर पी वैल्यू कम है तो आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पी वैल्यू कितनी है आपकी, पी वैल्यू आपकी 5.99 और आपकी काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की वैल्यू है 0.75 ओनली, तो हम क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या था आपका, नल हाइपोथेसिस था कि आपने सेट किया था कि जो आपके कार ओनर हैं उनके पास इस प्रोपोर्शन में 1, 2 और 3 कार्स हैं, यानी कि 60%, 20% और 12% के पास रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 कार्स हैं। तो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया आपके नल हाइपोथेसिस को। तो मेरा यहाँ पे ये एग्जांपल कोट करने का पर्पस ये था कि मैं आपको काई स्क्वायर के बारे में डिटेल में बता सकूं। ठीक है, सो आई होप ये एग्जाम्पल करने के बाद आपको काई स्क्वायर को लेकर कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ठीक है, सो नाउ अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करने से पहले काई स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ और यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। जस्ट थोड़ी सी खाली जगह चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो काई स्क्वायर के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे और शेयर करना चाहूंगी। काई स्क्वायर टेस्ट को और क्या क्या बोला जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट को बोला जाता है आपका गुडनेस, फर्स्ट तो हो गया आपका गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। दूसरा इसको क्या बोला जाता है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि एसोसिएशन अगर आपको पता करनी है 2 वेरिएबल के बीच में तो आप काई स्क्वायर टेस्ट की हेल्प से पता करते हैं। तो पहला काई स्क्वायर टेस्ट का नाम है, काई स्क्वायर टेस्ट का पहला नाम है आपका टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अक्सर इस नाम के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए नाम आपको समझना जरूरी है, याद करने जरूरी है। दूसरा है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल, ये नाम है आपके काई स्क्वायर टेस्ट के। ठीक है, फिर आता है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी होती है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी होती है। तो एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट ये किन सिचुएशन में यूज होगा, ये जब जहाँ पे ये उस सिचुएशन में यूज होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यूज कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, काई स्क्वायर एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट, as a parametric test will be used in which of the following situation, जहां पे आपको टेस्ट करना है, you have to used in situation where you have to test for population variance, you have to test for population variance
on the basis of small size sample, on the basis of small size sample, on the basis of small size sample, जहां पे आपको स्मॉल साइज सैंपल से पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है वहां पे आपका काई स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज होता है। तो इसलिए कई बार काई स्क्वायर टेस्ट को पार्शियल पैरामेट्रिक भी बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है? पार्शियली पैरामेट्रिक। वैसे तो ये नॉन पैरामेट्रिक है लेकिन इसको पार्शियली पैरामेट्रिक टेस्ट भी बोला जाता है। ये ही एक इकलौता टेस्ट है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं आप? इसमें आप निकालते हैं इस तरीके से, यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ, यहाँ पे आपने ये ले लिया सैंपल का वेरिएंस, यहाँ पे आप ले रहे हैं पॉपुलेशन का वेरिएंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट का। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज योर मान-विटनी यू टेस्ट, और इसका दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट भी इसको बोला जाता है। ये क्या है? दिस इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट, किस लिए यूज होता है? यूज टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ ऑर्डिनल डाटा। देखिए यहाँ पे हमने पहले वाले में काई स्क्वायर में हमने कौन सा डाटा यूज किया है? काई स्क्वायर में हमने यूज किया है नॉमिनल डाटा को, और मान-विटनी में हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा कौन सा है? ऑर्डिनल डाटा वो है जिसमें रैंक असाइन की जाती है। ऑर्डिनल कौन सा है? जहाँ पे आप रैंक असाइन करते हैं, रैंक बेस्ड जो डाटा होता है। इन दिस टेस्ट वी हैव प्रोवाइडेड ओनली 2 रैंडमली ड्रॉन सैंपल। हमारे पास 2 ही सैंपल होते हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू वेरीफाई वेदर दीज 2 सैंपल्स इज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। देखिए इस तरह का हमने कुछ टी टेस्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या वेरीफाई करना है कि हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो दोनों सैंपल हैं ये सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों हम लोग यहाँ पे टी टेस्ट नहीं यूज कर रहे हैं? टी टेस्ट हम इसलिए नहीं यूज करें क्योंकि टी टेस्ट यूज करने के लिए आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन के पैरामीटर आपको कुछ यहाँ पे पता होना चाहिए। दूसरा, आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो अगर ये चीज यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे वहां पे मान-विटनी यू टेस्ट को। सो गिवन द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ सिग्निफिकेंस स्पेशली व्हेन सैंपल साइज आर स्मॉल एंड द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कब यूज किया जाता है? व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल, when sample size is small and population is not normally distributed, population is not normally डिस्ट्रीब्यूटेड। जब पॉपुलेशन आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तब आप यूज करेंगे यहाँ पे मान-विटनी यू टेस्ट को। सो मान-विटनी यू टेस्ट जो है इट इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट सैंपल विद द एवरी ऑब्जर्वेशन इन द अदर सैंपल। यहाँ पे आपके पास 2 सैंपल होते हैं, 2 सैंपल में से हर एक ऑब्जर्वेशन का आप एक सैंपल की ऑब्जर्वेशन का आप दूसरे सैंपल की ऑब्जर्वेशन के साथ यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है? इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक से यहाँ पे यू से इसको डिनोट किया जाएगा। इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक यू, इसको मान-विटनी यू टेस्ट ही बोला जाता है। ठीक है, सो इन दिस टेस्ट हम लोगों ने क्या कंपेयर किया? हम लोगों ने कंपेयर किया 2 सैंपल्स को, 2 सैंपल की हर एक ऑब्जर्वेशन को, एक सैंपल की हर एक ऑब्जर्वेशन को दूसरे सैंपल के ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट किया। और इसमें हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास सैंपल साइज छोटा दिया हो और सैंपल साइज छोटा है और पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन दैट केस वी यूज मान-विटनी यू टेस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसी को बोला जाता है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए। इसको बोला जाता है मान-विटनी यू टेस्ट का दूसरा नाम है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, अजम्पशंस क्या है? मान-विटनी यू टेस्ट कुछ अजम्पशंस बना के चलता है। ठीक है, तो पहली अजम्पशन है इसकी, ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखिए आपने 2 ग्रुप का सैंपल लिया है यहाँ पे, ग्रुप 1
और ग्रुप 2, ग्रुप 1 में कुछ ऑब्जर्वेशन है, ग्रुप 2 में कुछ ऑब्जर्वेशन, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, या कि ग्रुप 1 की ऑब्जर्वेशन का ग्रुप 2 की ऑब्जर्वेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी इन एन ऑर्डिनल मैनर, यानी ये कौन सा स्केल यहाँ पे यूज कर रहा है, यहाँ पे यूज कर रहा है रैंक को। इट मीन्स दे कैन बी कंपेयर टू ईच अदर एंड रैंक्ड इन द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने सैंपल लिया है, आपने जो 2 सैंपल लिए हैं G1 और G2, इसमें जो भी डाटा है उसको आप रैंक असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, इसी तरह से इस डाटा में भी आप यहाँ पे रैंक असाइन कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये है आपका ऑर्डिनल डाटा स्केल, और ऑर्डिनल स्केल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी टू इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे ये 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप होने चाहिए। कौन से ग्रुप होने चाहिए, कैटेगोरिकल, यानी कि क्वालिटेटिव ग्रुप होने चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रैंक देने के लिए ब्यूटी की, ऑनेस्टी की, तो इस तरह की कैटेगोरिकल वेरिएबल होने चाहिए जो G1 और ये G2 है। जो फॉर द ईच ऑफ द सैंपल रिकमेंडेड नंबर इज बिटवीन 5 and 20, देखिए यहाँ पे जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस आएंगी वो कम से कम 5 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 होनी चाहिए, ठीक है। सो द नल हाइपोथेसिस इन मान-विटनी यू टेस्ट इज ऑलवेज द सेम। नल हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है नो डिफरेंस। तो ये तो मान-विटनी हो या फिर कोई भी टेस्ट हो, हर एक में ही इसका मतलब होगा कि सेम की ये बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बोल रहा है नेक्स्ट, मान-विटनी टेस्ट इज applied to 2 distribution that need not to be normally distributed। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात होती तो ऑब्वियसली हमने पैरामेट्रिक यूज किए होते, अभी डिस्ट्रीब्यूशन ही नॉर्मल नहीं है तभी तो हम नॉन पैरामेट्रिक यूज कर रहे हैं ना। बट शुड हैव द सेम कर्व शेप, मतलब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल होता तो ऐसा होता, नॉर्मल तो ये नहीं है। तो ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिए हैं, 2 यहाँ पे हम सैंपल ले रहे हैं, 2 ग्रुप हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो चलेगा। लेकिन अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी वही होनी चाहिए, अदरवाइज ये डाटा कंपेरेबल नहीं होगा। मतलब ये राइट टेल्ड अगर है, ये राइट टेल्ड है तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन भी राइट टेल्ड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक राइट टेल्ड है एक लेफ्ट टेल्ड है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन है ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब कि ज्यादातर झुकाव जो है वो राइट हैंड साइड पे फ्रीक्वेंसीज का, तो दूसरे में भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, इसकी क्या क्या असम्पशंस हैं। एक बार फिर से मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ कि ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि इस ग्रुप की फिर इस ग्रुप की जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी इन ऑर्डिनल मैनर, वो ऑर्डिनल मैनर में होनी चाहिए, यानी उनको रैंक असाइन की हुई जानी चाहिए। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी 2 इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल, 2 कैटेगोरिकल ग्रुप, यानी कि 2 क्वालिटेटिव ग्रुप होने चाहिए। सैंपल कितना होना चाहिए, 5 से लेके 20 के बीच में। और क्या बोल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल्स, ये जो 2 सैंपल्स लिए हैं G1 और G2 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो नल हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि हर बार नल हाइपोथेसिस बात ही यही करता है। फिर है कि मान-विटनी टेस्ट कब अप्लाई होगा, कि मान-विटनी टेस्ट अप्लाई होने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी नहीं, लेकिन 2 डिस्ट्रीब्यूशन की सेम शेप होनी चाहिए। अगर एक लेफ्ट साइड झुका हुआ तो दूसरा भी लेफ्ट टेल्ड होना चाहिए, अगर एक राइट टेल्ड है तो दूसरा भी राइट टेल्ड होना चाहिए, तभी हम उन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। एडवांटेज क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? सो द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मान-विटनी यू टेस्ट इज दैट इट हैज नो इफेक्ट बिकॉज ऑफ द आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं कि आपकी एक वैल्यू 1 2 3 4 फिर दूसरी 100 200 300 ऐसे है, यहाँ पे ये इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। दीज आर द आउटलायर्स, आउटलायर्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डाटा यूज ही नहीं कर रहा है, ये तो यूज कर रहा है यहाँ पे रैंक्स को, और रैंक्स के लिए इसने क्या निकाला है, इट कंसीडर द मीडियन इंस्टेड ऑफ मीन फॉर द टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये मीडियन के बेस पे फर्दर कैलकुलेशन करता है, यानी कि मीन के बेस पे कैलकुलेशन आपको पता है किसमें होती थी, मीन के बेस पे कैलकुलेशन हो रही है आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट में, और मीडियन के बेस पे होती है आपकी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज है नो इफेक्ट ऑफ
आउटलायर्स का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। ये आपकी मान विटनी यू टेस्ट को यूज करने की एडवांटेज है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट इज योर विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। ठीक है, इसका हमने एक और नाम क्या पढ़ा था मान विटनी यू टेस्ट का? मान विटनी यू टेस्ट का नाम था रैंक सम टेस्ट। ठीक है, ये देखिए कंफ्यूजिंग है ये दोनों। मान विटनी टेस्ट इज रैंक सम टेस्ट। ये आपका विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ठीक है, ये आपका रैंक सम। और अगर हम बात करेंगे साइंड रैंक की, साइंड रैंक, तो साइंड रैंक सम रैंक टेस्ट होगा आपका डिफरेंट। रैंक सम टेस्ट आपका डिफरेंट है, साइंड रैंक टेस्ट आपका डिफरेंट है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? रैंक का सम कर दिया वो एक अलग चीज है, दूसरा आपने रैंक को बिना सम किए साइन नहीं कर दिया तो वो एक अलग टेस्ट है। तो आप किसी तरह से भी इसको अपने माइंड में फिट कर सकते हैं कि ये दोनों टेस्ट अलग अलग है। मान विटनी यू टेस्ट इज इक्वल टू विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। रैंक का यहाँ पे सम कर देता है तो वो मान विटनी का यू टेस्ट बन जाता है, लेकिन अगर वो सम किए बिना उसको साइन कर देता है तो ये बन जाता है विल्कॉक्सन रैंक साइंड रैंक टेस्ट। ये जस्ट फॉर मैं आपको याद कराने के पर्पज से ऐसे कुछ भी रैंडम आपको एक कनेक्शन डेवलप करके यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट इज अ non-parametric statistical hypothesis test used to compare two unrelated samples, matched sample or repeated measurements on a single sample to assess whether their population mean ranks differ। देखिए मोटा मोटी क्या है, इट इज अ पेयर डिफरेंट टेस्ट। ये क्या है आपका पेयर डिफरेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं आप, या तो देखिए उसमें आपने क्या किया था पहले वाले में आपने 2 सैंपल लिए थे। 2 सैंपल कौन से थे? इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे 2 सैंपल ले रहे हैं, वो कौन से सैंपल ले रहे हैं आप? डिपेंडेंट सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, या तो आप 2 डिपेंडेंट सैंपल ले रहे हैं या फिर आप एक सैंपल ले रहे हैं जहां पे आप उसको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट उसकी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट आप उसका, प्री पोस्ट नहीं है ये, प्री टेस्ट लिखना था मुझे, सॉरी, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट वहां पे आप उसका डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या खास बात है? इसकी खासियत है कि यहाँ पे आप 2 सैंपल लेंगे, वो 2 सैंपल जो होंगे वो डिपेंडेंट सैंपल होंगे, या फिर वो आप सिंगल सैंपल लोगे, उसका ही डाटा आपने 2 बार कलेक्ट किया। एक बार आपने प्री टेस्ट मतलब कोई ट्रीटमेंट से पहले, फिर आपने कोई ट्रीटमेंट दिया उसको, फिर उसके बाद आपने वो डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया। और यहाँ पे आप क्या जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन के मीन रैंक में कुछ डिफरेंस है या नहीं है। तो इसके बारे में जब भी हम बात करेंगे इसका नाम होगा इट्स अ पेयर डिफरेंस टेस्ट। तो इन दोनों टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट और इसको बोलते हैं मान विटनी यू टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में रैंक सम टेस्ट, ये आपने याद रखना इनके नाम। विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट इज यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन एज द मान विटनी टेस्ट। दोनों सिमिलर सिचुएशन में यूज होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट द मान विटनी यू टेस्ट 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। ठीक है, यहाँ पे जो 2 सैंपल्स हमने लिए थे वो हैं आपके इंडिपेंडेंट सैंपल, वेयर एज विल्कॉक्सन साइंड टेस्ट 2 डिपेंडेंट सैंपल, यानी कि ये 2 डिपेंडेंट सैंपल को लेता है और इसमें 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स की हम बात कर रहे हैं। तो विल्कॉक्सन साइंड टेस्ट इज अ सेट साइड टेस्ट ऑफ डिपेंडेंसी, या फिर इसको हम बोलते हैं इट्स अ पेयर डिफरेंस टेस्ट। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। कभी आपसे एक लाइन में अगर ये पूछ भी लिया जाए या स्टेटमेंट बेस्ड भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट, या जिसको मान विटनी यू टेस्ट बोला जाता है, और विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट में क्या डिफरेंस है। दोनों सिमिलर सिचुएशन में यूज होते हैं। मतलब सिमिलर सिचुएशन क्या होगी? जो आपकी नॉन पैरामेट्रिक की सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि आपको पता है नॉन पैरामेट्रिक किन सिचुएशन में यूज होता है? नॉन पैरामेट्रिक उस सिचुएशन में यूज होता है जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर हमारी पॉपुलेशन
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इस तरह के केसेस में हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होते हैं। तो ये दोनों नॉन पैरामेट्रिक हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में यूज होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ डिपेंडेंसी, यानी कि इसमें ये जो दो सैंपल्स लेगा वो दोनों सैंपल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, एक की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करेगी। और विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट या मान विटनी यू टेस्ट में दो इंडिपेंडेंट सैंपल की, तो सिर्फ ये डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का डिफरेंस दोनों के बीच में है यहाँ पे। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्रूज वैलिस एच टेस्ट। ये क्या है? ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और इसको कई बार क्या बोला जाता है? इसको कई बार बोला जाता है वन वे अनोवा। क्या बोला जाता है? वन वे अनोवा। लेकिन कौन सा? ऑन रैंक्स। देखिए, जब हम नॉर्मल अनोवा की, वन वे की, टू वे की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं वो सैंपल के डाटा के बेस पे, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा के बेस पे। लेकिन अगर हम क्रूज वैलिस एच टेस्ट की बात करेंगे तो इसको वन वे अनोवा किसके बेस पे बोला जाएगा? रैंक के बेसिस पे। सो इट्स अ रैंक बेस्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हमने अभी तक जितने भी टेस्ट पढ़े हैं उनमें हम देख रहे हैं कि वो नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा यूज कर रहे हैं, तो जहां पे भी ऑर्डिनल डाटा आ जाता है वहां पे रैंक ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ Mann-Whitney test to situation where more than 2 level और population are involved। देखिए, अभी तक मान-विटनी की जब हम बात कर रहे हैं या फिर हम लोग बात कर रहे हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट की, तो हमने वहां पे कितने सैंपल्स यूज किए? वहां पे हमने यूज किए 2 सैंपल्स। लेकिन अगर हम वहां पे 2 से ज्यादा सैंपल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्रूज वैलिस एच टेस्ट की। जैसे अनोवा भी हम जब यूज करते हैं, हम 2 से ज्यादा अगर हमारे पास सैंपल्स हो जाते हैं तभी हम अनोवा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ क्रूज वैलिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन whether or not there is statistically significant difference between the median of 3 or more independent group। देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहली बात तो 3 और मोर ग्रुप की, ठीक है, 3 और मोर ग्रुप की। और वो ग्रुप कैसे हैं? वो ग्रुप है यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट ग्रुप। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन मीडियन। तो यहाँ पे हम लोग उनके मीडियन का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कि उनमें डिफरेंस है कि नहीं। द टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ वन वे अनोवा। ये वन वे अनोवा का इक्विवेलेंट है। तो ये जो एच टेस्ट है दिस इज इक्वल टू वन वे अनोवा। इसका पैरामेट्रिक अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है कि आपसे इसका पैरामेट्रिक का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट पूछ लिया जाता है या फिर नॉन पैरामेट्रिक का इक्विवेलेंट यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर क्वेश्चन में, ठीक है। कब यूज किया जाता है? नॉर्मेलिटी अजम्पशन इज वायलेटेड, यानी कि जब आपकी पॉपुलेशन है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, उस केस में आप यूज करते हैं क्रूज वैलिस एच टेस्ट। अदरवाइज तो आपने अनोवा यूज किया होता। सो द क्रूज वैलिस टेस्ट डज नॉट एज्यूम नॉर्मेलिटी इन द डाटा and is much less sensitive to outliers than one way ANOVA। देखिए, जो भी आपका टेस्ट है अगर वो क्वालिटेटिव है तो वो डेफिनेटली आउटलायर से इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप क्या करते हैं? वहां पे उसको रैंक असाइन करते हैं। लेकिन अगर आपका टेस्ट क्वांटिटेटिव है जैसे कि अनोवा है तो वो डेफिनेटली आउटलायर से अफेक्टेड होता है। So these test falls under the family of rank sum test. It depends on the ranks of the sample observation। Simply आप यहाँ पे रैंक असाइन करते, रैंक के बेस पे ही आप फिर फर्दर आगे की कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो आई होप क्रूज वैलिस टेस्ट इज क्लियर। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वन वे अनोवा। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। ये क्या करता है? इट डज नॉट एज्यूम द पॉपुलेशन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है? इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक है आपका एच। एच इज इट्स टेस्ट स्टेटिस्टिक। मान-विटनी का जैसे टेस्ट स्टेटिस्टिक था यू, क्रूज वैलिस का टेस्ट स्टेटिस्टिक है आपका एच। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, क्रूज वैलिस टेस्ट की कुछ अजम्पशंस हैं यहाँ पे। अजम्पशंस मतलब जिनके बेस पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो वो अजम्पशंस क्या क्या है? तो इसकी पहली अजम्पशन है ऑर्डिनल और कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्स वेरिएबल। ऑर्डिनल मतलब रैंक वाइज, जहां पे हम लोग यहाँ पे रैंक असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो रैंक वाइज डेटा है ये। The response variable should be in ordinal or continuous variable। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया,
द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डिनल वेरिएबल इज अ सर्वे रिस्पॉन्स क्वेश्चन मेजर्ड ऑन 5 लिकर्ट स्केल। देखिए, आप कोई भी क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसके एनालिसिस के लिए आप उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो क्वालिटेटिव डाटा अगर आपने लिकर्ट स्केल पे इकट्ठा किया है, ये देखिए ये लिकर्ट स्केल है, तो जहाँ पे आप इस तरह के मेजर देते हैं कि 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, स्ट्रॉन्गली एग्री, मॉडरेटली एग्री, नॉट एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, इस तरह के आप लिकर्ट स्केल देते हैं और फिर आप उसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में वहाँ पे उसको न्यूमेरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरह से कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कौन से होते हैं, जो कि आपकी डेसिमल फिगर्स ले सकते हैं, डेसिमल फिगर्स ले सकते हैं, जैसे कि वेट है, हाइट हो गई है, इस तरह के फिगर्स जहाँ पे भी इस तरह का डाटा यूज होता है वहाँ पे आप क्रूस वेलिस टेस्ट को लगा सकते हैं। फिर दूसरी इसकी अजम्पशन है इंडिपेंडेंस। द ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप नीड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखिए, जो आपने साइन रैंक टेस्ट में देखा था वो क्या था, डिपेंडेंसी थी दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन जो आपके ग्रुप में है वो इंडिपेंडेंट होगी। और वो इंडिपेंडेंट कब होगी, उसके लिए अगर हम रैंडमली डाटा सिलेक्ट करते हैं तभी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। सो यूजुअली अ रैंडमाइज्ड डिजाइन विल टेक केयर ऑफ दिस। तो एक रैंडम डिजाइन के थ्रू वहां पे कलेक्ट किया, तो हर एक ग्रुप में जो ऑब्जर्वेशन है वो दूसरी ऑब्जर्वेशन से एकदम इंडिपेंडेंट है, उसका दूसरी ऑब्जर्वेशन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशंस हैव सिमिलर शेप्स। देखिए, यहाँ पे आप 2 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तभी आप क्रूस वेलिस टेस्ट लगा रहे हैं। तो जो हमने पहले में बात की थी, अगर एक लेफ्ट टेल्ड है, राइट टेल्ड है, दूसरा भी राइट टेल्ड है, तो आपकी तीसरी भी राइट टेल्ड होनी चाहिए, तभी आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर आपका एक भी अलग होगी, सपोज ये नहीं है, तो आप यहाँ पे इनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी तीनों ऑब्जर्वेशन राइट टेल्ड होनी चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट हैव similar shapes. The distribution in each group need to have similar shapes. So these are some assumptions of the Cruz-Wallis H test. Next है आपका Spearman's rank correlation. देखिए फ्रेंड्स, आपने जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कार्ल पियर्सन्स का कोरिलेशन। जब हमें 2 वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन को फाइंड आउट करना होता है तो हम कार्ल पियर्सन का वेरिएबल टेस्ट कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट टेस्ट यूज करते, कोरिलेशन टेस्ट यूज। लेकिन अगर हमें क्वालिटेटिव डाटा का कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम स्पीयर्समैन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोरिलेशन टेस्ट होता क्या है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल इज नोन एज द कोरिलेशन टेस्ट। यानी कि 2 वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन को ढूंढने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं कोरिलेशन को टेस्ट को। फॉर इंस्टेंस, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू नो वेदर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ फादर एंड सन, अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन। यानी कि 2 वेरिएबल हैं, एक आपके फादर की हाइट है, एक आप सन की हाइट को जानना चाहते हैं। तो अगर आप उन दोनों के बीच में कोरिलेशन ढूंढना चाहते हैं कि फादर की हाइट और सन की हाइट कितनी कोरिलेटेड है, किस लेवल पे कोरिलेटेड है, तो आप यूज करते हैं कोरिलेशन टेस्ट। 2 तरह की कोरिलेशन टेस्ट है, पैरामेट्रिक कोरिलेशन टेस्ट जिसको बोला जाता है पियर्सन कोरिलेशन, जिसको डिनोट करते हैं आर से, या फिर दूसरा है नॉन पैरामेट्रिकल जिसको बोला जाता है कैंडल, या फिर पियर्समैन जिसको रो के नाम से भी डिनोट करता है। ठीक है, तो अब ये कहाँ का यूज होते हैं पैरामेट्रिक कोरिलेशन टेस्ट, इट मेजर अ लीनियर डिपेंडेंसी। देखिए, पैरामेट्रिक की या फिर हम कार्ल पियर्सन की बात करेंगे तो इसका कीवर्ड आएगा आपका लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर मतलब जो एक लाइन में होता है, इधर ऐसे या फिर ऐसे, ये जो है इस लाइन में ये रिलेशनशिप है आपका लीनियर रिलेशनशिप। और अगर ये रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, ये इस टाइप से कैसे भी है, तो ये आपका नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अगर आपका लीनियर रिलेशनशिप होगा तो आप यूज करेंगे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और अगर नॉन लीनियर होगा या फिर वो होगा आपका रैंक बेस्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसके लिए हम यूज करेंगे कैंडल या फिर स्पीयरमैन कोरिलेशन। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। आपके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक कौन से होते हैं, पैरामेट्रिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर आज हम पढ़ रहे हैं आपके नॉन पैरामेट्रिक। नॉन पैरामेट्रिक में अब हम स्टडी करेंगे स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p और बाय r, ये जो है इसको सिंपल r से डिनोट करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका
कार्ल पियर्सन का, और अगर इसके नीचे हमने बिग आर से इसको स्पीयर्समैन। The non-parametric measure of strength and direction of association that exist between two ranked variable। यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है आपका कि दो रैंक्ड वेरिएबल हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, वो रैंक बेस्ड वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो उनके बीच में अगर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है, उनकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, तो हम यूज करते हैं पियर्समैन। और अगर ये रैंक्ड नहीं हो के सिंपल स्टैटिस्टिक सिंपल क्वांटिटेटिव डाटा बेस्ड होते तो हमने यूज किया होता है यहाँ पे कार्ल पियर्सन। तो इट डिटरमाइन द डिग्री टू विच अ रिलेशनशिप इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक क्या होता है, मोनोटोनिक मतलब नॉन क्वांटिटेटिव, और जहाँ पे हम बात करते हैं मोनोटोनिक की, एसोसिएशन बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस और ऑर्डर्ड वेरिएबल, यानी कि जो आपके ऑर्डिनल डाटा के बेस पे है वो होंगे आपके मोनोटोनिक रिलेशन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस आप कंज्यूमर बिहेवियर में भी पढ़ेंगे आगे जाके। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि जो रैंक बेस्ड है या फिर क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर या फिर देखा देखी जो है उसको बोलते हैं मोनोटोनिक कंपोनेंट। मोनोटोनिसिटी इज लेस रेस्ट्रिक्ट देन दैट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप क्या है, लीनियर रिलेशनशिप आपका इस तरह से होता है, ठीक है, लेकिन आपका मोनोटोनिक रिलेशनशिप ये आपका इस तरह से भी हो सकता है, ये आपकी ये भी फिगर हो सकती है, कुछ भी फिगर हो सकती है आपका। सो इट इज लेस रेस्ट्रिक्ट देन दैट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। ये है आपका स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला पे, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो हमने कोरिलेशन के अंडर भी पढ़ा था, तो हमने फाइंड आउट करने के लिए 1 - 6, ये क्या है D1, ये आपकी है रैंक का डिफरेंस। ये जो आपने दो वेरिएबल लिए हैं उनकी रैंक का डिफरेंस आपने नोट किया है D1 से DI से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये रैंक 1 है, यहाँ पे आपकी रैंक 2 है, तो यहाँ पे जितना भी आपके पास इसका डिफरेंस होता है उसको आप डिनोट करते हैं, सपोज आपके पास है उसको आप डिनोट करते हैं DI से। तो आपने स्क्वायर ले लिया इसका डिफरेंस का, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर -1। फॉर्मूला तो आपको याद करना है, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे ये फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला के ऊपर आपसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। एक बार आप दो बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ही आपको ये याद हो जाएगा। पर हम इसको एक बार फिर से लिख के देख लेते हैं। 1 - 6 जो आपके रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर आया उसको डिवाइड किया आपने n² - 1, इसको नोट करते 1 - 6 n3 - n को नोट किया जाए। इज क्लियर? नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैं मार्क कर रही हूँ आपके आज के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है। इसमें से डायरेक्ट इतनी छोटी सी एक स्लाइड में से आपके पास एक क्वेश्चन बन के आ सकता है और आपको वहां पे गलत नहीं होने देना है उसका। तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं पैरामेट्रिक और नॉन, उनके इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो जब आपके पास इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अगर आप 1 ग्रुप सैंपल यूज कर रहे हैं तो आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए आप 1 सैम्पलिंग टी टेस्ट यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। टी टेस्ट कब यूज किया जाता है? जब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है लेस देन 30 और उसका इक्विवेलेंट आपका टेस्ट कौन सा है, उसका इक्विवेलेंट है आपका साइन टेस्ट, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, तो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप के लिए आपने कौन सा टेस्ट यूज किया? टी टेस्ट। दो ग्रुप है तो भी आपके लिए दो ग्रुप के लिए आप दो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं और उसका इक्विवेलेंट है आपका मान विटनी यू टेस्ट, ठीक है। ये आपका 1 सैंपल साइन टेस्ट है, इसका पूरा नाम 1 सैंपल साइन टेस्ट है। और अगर आप दो ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं तो टी टेस्ट का इक्विवेलेंट है आपका मान विटनी यू टेस्ट। फिर आप दो डिपेंडेंट सैंपल की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट सैंपल के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं पेयर्ड टी टेस्ट। इसका सिंपल सा नाम है, डिपेंडेंट सैंपल के लिए आप यूज करते हैं पेयर्ड टी टेस्ट और इसका नाम है विल्कॉक्सन 2 सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट। विल्कॉक्सन 2 सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट का एक और नाम क्या है? विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, इसको हम बोलते हैं विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। अगर आपने दो डिपेंडेंट
पेयर के लिए, और जो डिपेंडेंट सैंपल्स के लिए अगर हम यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। ठीक है, फिर आता है फॉर इंडिपेंडेंट 3 और मोर ग्रुप। 3 ग्रुप का हमें पता है, उसके लिए हम अनोवा यूज करते हैं और उसका ही इक्विवेलेंट है क्रूस वेलिस एच टेस्ट। फिर है आपका फॉर रिलेटेड 3 और मोर सैंपल्स। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे 3 रिलेटेड है, तो इसमें 1 वे अनोवा फॉर रिलेटेड सैंपल यूज किया। और इसमें ये चेंज हो गया, इसमें रिलेटेड के लिए हम यूज करते हैं फ्रीडमैन टेस्ट। तो हमारे लिए इतना ही समझना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे फ्रीडमैन टेस्ट को यूज किया। एक और यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया है, फॉर एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल्स। एसोसिएशन, उनके बीच में रिलेशनशिप की डिग्री हमें फाइंड आउट करनी, तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट को, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। और यहाँ पे हम यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट को। ठीक है, सो ये आपको 6-7 पॉइंट याद होने चाहिए, और ये याद होने के बाद आपको इसमें कोई भी नहीं आपसे कंफ्यूजन आपका बाकी रह सकता है। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या समझा है। आज के लेक्चर में हमने समझा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, फिर पैरामेट्रिक टेस्ट को नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। तो नॉन पैरामेट्रिक के डिफरेंट टाइप्स को हमने आज डिटेल में समझा है। इसमें हमने सबसे पहले समझा काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, ये आपका पार्शियली पैरामेट्रिक टेस्ट भी है और बेसिकली इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये किस लिए यूज होता है, ये किसने डेवलप किया था, ये कार्ल पियर्सन ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, 1900 में डेवलप किया था। किस लिए यूज होता है, फॉर द कैटेगोरिकल डाटा, यानी कि क्वालिटेटिव डाटा के एनालिसिस के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में कोई अजम्पशन नहीं होती, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या जिसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस है कि नहीं, ये ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे इसके फॉर्मूला को हमने फिर देखा कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये आपका काई स्क्वायर टेस्ट का और नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट या फिर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ 2 वेरिएबल। ये इसकी कंडीशंस क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन जो आपने रिकॉर्ड की है वो आपने रैंडमली कलेक्ट करनी चाहिए। आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम से कम तो 10 होनी चाहिए, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, और पूरी की सारी आइटम आपके जो भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें 50 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इंटरप्रेट सिंपली मैंने पहले भी आपको सिखाया, पी वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस को आप कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी पी वैल्यू ज्यादा होती है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और पी वैल्यू अगर आपकी कम है तो नल हाइपोथेसिस को आप यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर, फिर हमने ये एग्जाम्पल समझा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस एग्जाम्पल को 1-2 बार वैसे ही ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा मान विटनी का यू टेस्ट क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। ये क्या, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। किस लिए यूज होता है, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स के बीच में डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए। और वो सैंपल कौन से डाटा के बेस पे होते हैं, वो सैंपल्स ऑफ ऑर्डिनल डाटा। तो इट वुड कैलकुलेट द एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट डाटा और इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ ऑर्डिनल डाटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने 2 रैंडम सैंपल सेलेक्ट कर लिए हैं और हमें वेरीफाई करना है कि ये जो 2 सैंपल है ये सेम पॉपुलेशन से आए हैं कि नहीं। मतलब अगर उनके बीच में डिफरेंस है तो इसका मतलब वो सेम पॉपुलेशन से नहीं आए, और अगर उनके बीच में डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है वो सेम पॉपुलेशन से ही आए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी इसकी कि सारे ग्रुप एक दूसरे से, सारी ऑब्जर्वेशन ग्रुप में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऑर्डिनल डाटा होना चाहिए, कम से कम 5 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकती है। और यहाँ पे मान विटनी टेस्ट में नल हाइपोथेसिस क्या मान के चलता है कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशन दोनों के दोनों सैंपल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने देखा कि सेम कर्व शेप होनी चाहिए, कि आपके अगर एक सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन शेप आपकी लेफ्ट टेल या राइट टेल बन रही है तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी आपकी लेफ्ट टेल या राइट टेल वैसी ही होनी चाहिए, तभी आप एक दूसरे को उनको कंपेयर कर पाएंगे। फिर हमने इसके एडवांटेज देखी कि ये आउटलायर से इफेक्टेड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे मीडियन का यूज हो रहा है। क्लियर। फिर आता है हमारा विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। विल्कॉक्सन
विल्कॉक्सन साइंड रैंक सम टेस्ट में हमने क्या देखा, इंडिपेंडेंट डाटा है, साइंड में क्या आ गया, डिपेंडेंट डाटा है, ओनली यही डिफरेंस है। इसको एक और नाम से क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेयर्ड डिफरेंस टेस्ट, पेयर्ड डिफरेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक ही डाटा को मतलब उसके ऊपर एक ही डाटा के ऊपर हमने यहाँ पे आइदर हमने दो रिलेटेड डाटा लिए होते हैं या फिर यहाँ पे हम लोग एक डाटा के ऊपर प्री और पोस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि कोई ट्रेनिंग या कोई ट्रीटमेंट इस तरह से देने के बाद। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यही डिपेंडेंसी वाला डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर आता है आपका क्रूस वेलिस एच टेस्ट। क्रूस वेलिस एच टेस्ट क्या है, इसका आपका जब 2 से ज्यादा सैंपल्स आपके पास होते हैं तो आप यूज करते हैं क्रूस वेलिस टेस्ट, क्रूस वेलिस एच टेस्ट। तो ये यहाँ पे हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, ये हम किसकी जगह पे यूज कर रहे हैं, ये हम अनोवा की जगह पे यूज कर रहे हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कहते हैं वन वे अनोवा ऑन रैंक। और ये क्या है, ये रैंक बेस्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, एक्सटेंशन है ये मान विटनी टेस्ट का, क्योंकि मान विटनी टेस्ट आप 2 ही सैंपल्स की सिचुएशन में यूज करते हैं और यहाँ पे आपके लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो यही आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 से ज्यादा ग्रुप आप बात कर रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट है वो ग्रुप की सारी ऑब्जर्वेशन मीडियन के ऊपर बेस्ड होता है। एच टेस्ट को बोला जाता है वन वे अनोवा ही, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, इसकी कुछ अजम्पशन है, ऑर्डिनल और कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्स वेरिएबल है, इंडिपेंडेंसी है और डिस्ट्रीब्यूशन है द सिमिलर शेप जो हमने पिछले वाले में भी पढ़ा था। फिर आता है आपका स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। देखिए अगर हमें 2 वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन को पता करना है और वो वेरिएबल आपके क्वालिटेटिव हैं, क्वांटिटेटिव नहीं होगी, क्वालिटेटिव है, तो उस केस में आप कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, उस टेस्ट केस में आप यूज करते हैं स्पीयर्समैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन टेस्ट। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको आइदर स्मॉल p या स्मॉल r के नीचे या तो यहाँ पे s लगेगा। ये जो r है के नीचे अगर s लग जाता है तो ये बन जाता है स्पीयर्समैन, इसको s कर पल्स है r के नीचे। सो इट इज नॉन पैरामेट्रिक मेजर है, किसको मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 रैंक्ड वेरिएबल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है ये मेंशन करना, रैंक्ड वेरिएबल है। सो ये एस्टेब्लिश करता है, डिटरमाइन करता है डिग्री टू विच रिलेशनशिप इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब क्वालिटेटिव नहीं है, उसकी कुछ भी शेप हो सकती है, दैट इज लेस रिस्ट्रिक्टिव। फिर आपका इसका फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आज के लेक्चर की ये है आपके पैरामेट्रिक टेस्ट एंड इट्स इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये एक बार आप फिर से देख लेंगे कि अगर आपको एक ग्रुप के डाटा को कंपेयर करना है, मतलब एक ग्रुप सैंपल दिया है तो उसके आप सैंपल के मीन को पॉपुलेशन के मीन से कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए आप 1 सैम्पलिंग टी टेस्ट यूज करते हैं, उसका इक्विवेलेंट है आपका 1 सैंपल साइन टेस्ट। अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं तो आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं, उसका इक्विवेलेंट आपका मान विटनी यू टेस्ट। अगर आपके पास डिपेंडेंट 2 सैंपल हैं तो उसके लिए आप पेयर टी टेस्ट यूज करते हैं और उसका आपका इक्विवेलेंट है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। फिर आपके पास 3 सैंपल इंडिपेंडेंट तो आप वन वे अनोवा फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल यूज करते हैं और उसका इक्विवेलेंट आपका क्रूस वेलिस एच टेस्ट। और इसी तरह से आपके 3 से ज्यादा सैंपल रिलेटेड या डिपेंडेंट है तो आप यूज करते हैं वन वे अनोवा फॉर रिलेटेड सैंपल्स और उसका इक्विवेलेंट आपका फ्रीडमैन टेस्ट। तो फ्रेंड्स इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट बचे होंगे, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमने सभी टेस्ट को बहुत डिटेल में स्टडी किया है एंड इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल टेक योर क्वेरी इन द नेक्स्ट सेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इजीली इन कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट को समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।